गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत ही कम समय में, अगर बहुत ही कम समय बचा हो तो छत्तीसगढ़ का इतिहास कैसे पढ़ें वो वाला सीरीज लेकर आज सेकंड वीडियो होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले देख चुके थे, है ना, यहाँ तक देख चुके हैं दरबार में जाजल देव द्वितीय कलचुरी तक। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बस्तर के काकतीय वंश, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस्तर के काकतीय वंश, रुद्रमा देवी, ये सब आप लोग मूवी देखे हैं ना, उसी में है। तो बस्तर के काकतीय वंश के अंतर्गत इन लोग शासन कब से किए हैं? सन 1324 से लेकर सन 1961 तक किए हैं। इनकी प्रथम राजधानी क्या थी? तो आप लोग जानते हैं इनकी प्रथम राजधानी मंदहोता थी, याद रखेंगे, मंदहोता। ठीक है ना, मंदहोता राजधानी किसको बनाई थी? बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? अन्नम देव है। तो अन्नम देव ने सबसे पहले राजधानी बनाई थी मंदहोता को। उसके बाद इसी वंश के दूसरे शासक थे पुरुषोत्तम देव ने। पुरुषोत्तम देव ने राजधानी मंदहोता से चेंज करके चक्रकोट स्थानांतरित कर ली। ये भी बस्तर साइड का इलाका है। उसके बाद चक्रकोट से बस्तर राजधानी किसने स्थानांतरित किया? जगदलपुर। तो वो दिक्पाल देव है, चाहे बस्तर बोले, ठीक है, बस्तर चेंज कर लिया। उसके बाद दलपत देव ने, याद रखिएगा, दलपत देव ने जगदलपुर चेंज किया। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, बस्तर के जो काकतीय वंश है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से ही आने वाला है। ठीक है ना, आप लोग बुक पढ़ते हैं तो भी सार बात निकालते हैं तो इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बस्तर के काकतीय वंश 1324 से लेकर 1961 तक शासन किए। राजधानी इनकी मंदहोता थी, है ना। मंदहोता कौन कौन सी राजधानी थी? मंदहोता, चक्रकोट, बस्तर और जगदलपुर। मंदहोता को राजधानी किसने बनाई? तो अन्नम देव ने बनाई। चक्रकोट को राजधानी किसने बनाई? तो पुरुषोत्तम देव ने बनाई। और बस्तर को राजधानी दिक्पाल देव और जगदलपुर को दलपत देव। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग अन्नम देव, जो संस्थापक है। अन्नम देव ने कौन से मंदिर का निर्माण किया है? दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दंतेश्वरी मंदिर, जो दंतेवाड़ा में स्थित है, दंतेश्वरी माता मंदिर का निर्माण कराया है। किसने? काकतीय नरेश अन्नम देव ने। और ये मंदिर कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो डंकिनी शंखिनी नदी के किनारे ये स्थित है। उसके बाद देखते हैं पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव ने सबसे पहले हम लोग क्या याद रखे हैं? इन्होंने राजधानी चक्रकोट को बनाई है। ठीक, तो पुरुषोत्तम देव में देखते हैं इन्होंने मड़ई मेला, बस्तर में रथ यात्रा, गोंचा पर्व, और इनकी उपाधि क्या थी? रथपति की उपाधि। क्योंकि हम लोग गोंचा पर्व, रथ यात्रा निकलता है तो इसकी उपाधि इसलिए क्या है? इन्होंने शुरुआत की है, याद रखेंगे। रथ यात्रा जो गोंचा पर्व होता है बस्तर साइड मनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। कब मनाते हैं गोंचा पर्व? तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वितीया को मनाते हैं। द्वितीया मतलब सेकंड दिन। ठीक है, तो इनकी उपाधि क्या थी? रथपति। ठीक है ना, रथपति याद रखेंगे। रथ यात्रा शुरू की है इसीलिए, बहुत इंपॉर्टेंट। पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव का मतलब क्या होता है? पुरुषोत्तम का मतलब पुरुषों में उत्तम। ठीक है, जैसे कि राम भगवान को भी बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के पुरुष उत्तम थे, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है दलपत देव। दलपत देव ने राजधानी किसको बनाई है? तो दलपत देव ने बनाई है दोस्तों जगदलपुर को बनाई थी, ये पढ़ें। और दलपत देव के समय किसका आक्रमण हुआ था? एक नीलू पंथ का आक्रमण हुआ था। एक आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रमणकारी, नीलू पंथ का आक्रमण हुआ है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दलपत देव के समय। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग अजमेर सिंह। अजमेर सिंह के टाइम क्या हुआ है? सभी शासक क्या है? काकतीय वंश के ही हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अजमेर सिंह के समय क्या हुआ है? बस अजमेर सिंह हलवा विद्रोह हुआ है, सभी जानते हैं। और अजमेर सिंह के समय बस्तर में क्रांति का मसीहा कहा जाता है, याद रखेंगे। अजमेर सिंह और इनके भाई दरिया देव में उत्तराधिकार को लेकर, मतलब शासक बनने को लेकर इन लोग की लड़ाई चलते रही कि मैं शासक बनूंगा, मैं शासक बनूंगा करके। तो अजमेर सिंह के टाइम हलवा विद्रोह हुआ है। और याद रखना है, बस्तर में क्रांति का मसीहा कहा जाता है, मतलब अच्छे थे काफ़ी है अजमेर सिंह। उसके बाद बात करते हैं हम लोग दरिया देव। दरिया देव की बात करें तो मराठा अधीन शासक था। उसके बाद मराठा लोग आक्रमण किए, ठीक है ना, नीलूपंथ जैसे हो गए। तो दरिया देव ने क्या किया? अपने भाई अजमेर सिंह को सत्ता से हटाने के लिए किसका सहारा ले लिया? इन्होंने मराठों का सहारा ले लिया। ठीक है, इसलिए क्या है, मराठों के अधीन ये प्रथम शासक है दरिया देव। और याद रखना है, इन्होंने संधि किया मराठा और अपने खुद के मध्य, ठीक है ना, काकतीय वंश के मध्य। संधि कब हुआ है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 6 अप्रैल सन 1778 को कोटपाड़ की संधि हुई है। कोटपाल भी लिखा है, कभी कभी कोटपार भी लिखा रहता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 अप्रैल सन 1778 को कोटपार की संधि हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी संधि हुई है? कोटपार की संधि हुई है 6 अप्रैल सन 1778 को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कोटपार की संधि। उसके बाद है भोपालपट्टनम संघर्ष। भोपालपट्टनम विद्रोह कब हुआ है? यह हुआ है सन 1795 में। किसके समय हुआ है? तो दरिया देव के समय हुआ है भोपालपट्टनम। ठीक है ना, भोपालपट्टनम के तहत हम लोग क्या पढ़े हैं? कैप्टन जो अंग्रेज था ब्लंट को भोपालपट्टनम आने नहीं दिया जा रहा था,
पार करने नहीं दिया जा रहा था, हम लोग ये पढ़े हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्हीं के शासक एक रुद्र प्रताप देव थे। रुद्र प्रताप देव की उपाधि क्या थी? सेंट ऑफ जेरूसलम थी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट ऑफ जेरूसलम, रू से है, देखिए जेरू, इसमें भी क्या है? रुद्र है, तो याद रखिएगा। और जगदलपुर शहर को चौराहों का शहर के रूप में बसाया है और बस्तर में अनिवार्य शिक्षा लागू की है, मतलब शिक्षा क्या है? अनिवार्य रहेगा करके याद रखेंगे। ठीक है, रुद्र प्रताप में 2 ही पॉइंट याद रखना है। जगदलपुर चौराहों का शहर इन्होंने बसाया है, चौराहा बनाया है, ठीक है इन्होंने, और सेंट ऑफ जेरूसलम इनकी उपाधि थी। उसके बाद देखते हैं प्रफुल्ल कुमारी देवी, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका है, याद रखेंगे। कौन? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका। और भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है? रजिया बेगम पढ़े हम लोग, ठीक है ना। तो प्रफुल्ल कुमारी देवी ये छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रवीण चंद्र भंजदेव, ये अंतिम काकतीय शासक थे। कौन? प्रवीण चंद्र भंजदेव, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवीण चंद्र क्या है? भंजदेव। आप लोग बताइएगा इनके नाम पे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जनजाति विद्रोह देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्बा विद्रोह अभी मैंने जिक्र किया था। हल्बा विद्रोह कब हुआ है? तो सन 1774 से 77 के मध्य हुआ है। कब हुआ है? तो सन 1774 से लेकर 77 तक हल्बा विद्रोह हुआ है। इसका नेतृत्व करता या शासक कौन थे? अजमेर सिंह थे, याद रखेंगे। कौन थे? अजमेर सिंह थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये क्या है? प्रथम आदिवासी विद्रोह था। क्या था? प्रथम आदिवासी विद्रोह था, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन आ गया छत्तीसगढ़ का प्रथम आदिवासी, आदिवासी मतलब क्या होता है? जो एसटी कास्ट के लोग जो आंदोलन किए हैं, विद्रोह किए हैं, है ना, लड़े हैं किसी के खिलाफ, तो उसे क्या बोलते हैं? उसी को विद्रोह बोला जाता है। तो आदिवासियों का पहला विद्रोह क्या है? हल्बा विद्रोह कहलाता है, यही हल्बा जनजाति। हल्बा भी क्या है? जनजाति है, ठीक है ना। नेतृत्वकर्ता कौन था? शासक अजमेर सिंह। कब हुआ है? सन 1774 से सन 1777 तक। उसके बाद देखते हैं हम लोग परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा सन 1824 से 25 के मध्य, सन 1824 के मध्य, 24 से 25 के मध्य, ठीक है ना। देखिए इनका नेतृत्व किसने किया है? गेन सिंह ने किया है। किसने किया है? गेन सिंह ने किया है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गेन सिंह। और इनका चिन्ह क्या था? एक कोई प्रतीक रहता है, ठीक है ना, झंडा हो गया प्रतीक, तो धावड़ा वृक्ष था, याद रखेंगे। शासक इस टाइम कौन थे? काकतीय नरेश कौन थे? तो महिपाल देव थे, याद रखेंगे। कौन थे? महिपाल देव इस टाइम शासक थे। और इनको गेन सिंह को फांसी की सजा कब दी गई है? 25 जनवरी, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये है 25 जनवरी 1825 को गेन सिंह को फांसी की सजा हुई है। 1825 बस याद रखिएगा, फांसी की सजा हुई है करके, ठीक है, इसमें देख लेंगे जनवरी में, ठीक है। उसके बाद है तारापुर। तारापुर, तारापुर से याद रखना है, टैक्स से याद रखना है, ता से तारा, ता से टैक्स। तो ये विद्रोह क्यों हुआ था? कर का विद्रोह कर रहे थे। जो अंग्रेज लोग, मराठा लोग क्या है, टैक्स लगा दिए थे, उसके विरोध में इन लोग विद्रोह कर रहे थे। तो इसका किसने किया है? दलगंजन सिंह। अब दलगंजन सिंह कैसे याद रखेंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं तारापुर, ठीक है। याद, सबसे पहले डेट याद रखिएगा, ये रिवाइज क्लास है ना, और इसी को रट भी लीजिएगा, ठीक, क्योंकि उतना डिटेल से मैं नहीं बता पाऊंगा इसमें, क्योंकि टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, या फिर इसमें जितना लिखा हुआ है इसी को रट लीजिए, एग्जाम में यही आने वाला है, ठीक है। तो तारापुर विद्रोह, तारापुर विद्रोह, ता से क्या बताऊँ? टैक्स। अब टैक्सेशन के लिए जो भी कोई जाएगा, मान लो इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, तो दल के दल जाते हैं ऑफिसर लोग, तो क्या है? दलगंजन सिंह। और कर का विरोध में हुआ था भोपाल देव। इस टाइम कौन शासक था? भोपाल देव, दोनों के टाइम। उसके बाद है मेरिया विद्रोह। मेरिया को और किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो मेरिया या मारिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो बस्तर में जो उधर प्रचलित था, कौन सा प्रथा? नर बलि प्रथा। नर बलि प्रथा मतलब क्या होता है? नर का बलि देना, मतलब मानव का बलि देना, ये प्रथा प्रचलित था, जिसको अंग्रेज लोग बंद कर रहे थे, है ना। हालांकि अच्छा काम था ये कि नर बलि प्रथा को बंद करे करके, लेकिन इन लोग का अंधविश्वास था, जनजातियों लोग का, तो इन लोग क्या है? विरोध कर रहे थे, क्यों बंद कर रहे हैं करके, ठीक है। तो मेरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? हिडमा मांझी ने किया है, 1842 से 63 के मध्य। देखिए तारापुर विद्रोह और मारिया या मेरिया विद्रोह दोनों सेम डेट से प्रारंभ हुआ है, लेकिन लंबा कौन चला है? तो मेरिया विद्रोह चला है, इसलिए उसको सेकंड टाइम लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद लिंगागिरी विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? लिंगागिरी का विद्रोह। लिंगागिरी का विद्रोह है, ये कब हुआ है? सन 1856 में हुआ है। किसने किया है? धुरवा राम ने किया है, याद रखेंगे, धुरवा राम ने किया है, धुरवा राम मारिया ने। बस्तर का महान स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है लिंगागिरी विद्रोह को, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है कोई विद्रोह। देखिए उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। कोई विद्रोह, मैं इसको ट्रिक बस बता सकता हूँ, ठीक है। कोई विद्रोह कब हुआ था? 1859 में। नागुल दोरला भैरमदेव शासक थे इस टाइम, ठीक है ना।
और याद रखिए छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है। चिपको आंदोलन अगर भारत में देखें हम लोग तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। उस टाइम वन की अनियंत्रित तरीके से कटाई की जा रही थी अवैध रूप से, ठीक है ना, जिससे वहाँ के जो जनजाति लोग थे, मानव लोग थे, उन लोग पेड़ को ना काटे करके क्या करते थे, पेड़ से लिपट जाते थे, उसको पकड़ के लिपट जाते थे पेड़ को, ठीक है ना। तो एक वृक्ष के पीछे एक सर करके उन्होंने नारा दिया था कि अब क्या है, कोई भी एक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति एक एक पेड़ को पकड़ के लिपट गया है, ठीक है ना, पकड़ लिया है, तो अब कोई भी काटेगा तो क्या है, एक सर जाएगा, क्योंकि आदमी भी है। एक वृक्ष के पीछे एक सर करके उन्होंने नारा दिया था। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है कि कौन है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी हुआ है कोई विद्रोह, ठीक है ना, कोई साल वृक्ष, कौन सा वृक्ष काट रहे थे अंग्रेज लोग, साल वृक्ष की कटाई कर रहे थे, ठीक है ना। तो कोई साल वृक्ष नहीं काटेगा करे, कोई से क्या है, कोई साल से मतलब साल वृक्ष वाला था, ठीक है ना, नहीं से मतलब नागुल डोरला, ठीक है, याद रखिएगा इतना। उसके बाद है सेकंड लास्ट हमारा मुड़िया विद्रोह। मुड़िया विद्रोह कब हुआ है, सन 1876 में हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा 1876 में हुआ है। झाड़ा सिरहा नामक व्यक्ति द्वारा। ये बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। उसके बाद है लास्ट भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ है। वीर गुंडाधुर, याद रखिएगा, वीर गुंडाधुर इसका नेतृत्व किए हैं। नारा क्या था, बस्तर वासियों का है। एक्चुअल में ये सब जनजाति विद्रोह हुआ है, सब किधर हुआ है, बस्तर साइड ही हुआ है, ठीक है ना, बस्तर साइड हुआ है। और क्यों हुआ है, मूलतः कारण यही है कि अंग्रेज लोग इनके जीवन यापन या क्रियाकलाप पे हस्तक्षेप करते थे, मतलब डिस्टर्ब करते थे। इनकी जो भी मान्यता है या इनके क्षेत्र पे जो भी का पेड़ काट रहे हैं, तो कोई नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, ये सब इसीलिए इन लोग विद्रोह किए हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मराठा शासन, देख लेते हैं, कितना टाइम हो गया है, चलिए मराठा शासन थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए मराठा शासन देखते हैं। तो संस्थापक देखिए, ध्यान दीजिए, मराठा शासन, इसके संस्थापक कौन है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कलचुरी वंश में कि अंतिम कलचुरी शासक कौन था, मराठों के अधीन मोहन सिंह था। मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है, कब होती है, हम लोग पढ़े हैं 23 जनवरी, है ना, 23 जनवरी सन 1857 को, 1857 नहीं 1757 याद रखिएगा, ठीक है ना, कब होती है, सन 1757 को मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर मराठा लोग अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने लग जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो प्रथम शासक कौन आया है बताइए, प्रथम शासक आया है, याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिम्बाजी भोसले आए हैं, ठीक है ना। प्रथम शासक कौन थे, प्रत्यक्ष मराठा शासक, जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पे आकर प्रशासन किया। तो प्रथम मराठा शासक कौन है, बिम्बाजी भोसले। राजधानी क्या थी इनकी, रतनपुर को बनाई थी। और इन्होंने क्या प्रथा शुरू की है, दशहरा में स्वर्ण पत्र प्रदान करने की। स्वर्ण पत्र एक पत्ता होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, उसके पत्ते को जैसे महाराष्ट्र इलाके में आप लोग जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ क्या है, स्वर्ण पत्ता बोलते हैं, सोने का पत्ते को उन लोग क्या है, आदान प्रदान करते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। और इन्होंने बिम्बाजी भोसले के बारे में पढ़ रहे हैं। और बिम्बाजी भोसले ने राजनांदगांव तथा खुज्जी नामक 2 जमींदारी का निर्माण किया है। कौन कौन से, राजनांदगांव और खुज्जी। खुज्जी भी उधर ही आप सभी जानते हैं, किसी गांव भी होगा, ठीक है ना। खुज्जी और राजनांदगांव नामक 2 जमींदारी, एक क्षेत्र होता है जमींदारी क्षेत्र, उसका निर्माण किया है। उसके बाद है वेंकटजी भोसले। वेंकटजी भोसले ने क्या किया है, तो सूबा शासन प्रारंभ किया है, सूबा शासन। देखिए बिम्बाजी भोसले क्या है, प्रत्यक्षतः यहीं आए थे छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, वेंकटजी भोसले ने, वो बोले कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अपना क्षेत्र महाराष्ट्र में ही रहूँगा, यहाँ मैं दूसरे को दे दूंगा चलाने के लिए, मैनेजर बनाऊंगा करके, ठीक है, मैनेजर या अपना प्रतिनिधि बना के यहाँ चलाऊंगा करके। तो इसी हम लोग क्या बोलते हैं, सूबा शासन व्यवस्था बोलते हैं, जिसमें सूबा शासन के अंतर्गत जो सूबेदार है, सूबे का प्रमुख कौन होता था, सूबेदार, इन लोग शासन चलाए हैं। और मेन कौन था, वेंकटजी भोसले था, ये मेन जो है महाराष्ट्र में रहते थे, ठीक है, ये है। तो वेंकटजी भोसले के टाइम कौन कौन सूबेदार नियुक्त हुए हैं, पहले सूबेदार कौन थे, याद रखिएगा, देखिए सूबेदार का नाम इधर लिखा हुआ है, अवधि इधर लिखा हुआ है और विशेष में इधर लिखा हुआ है, ठीक, इतना याद रखिएगा। तो महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार था। इनका कार्यकाल कब से था, तो लगभग सन 1788 से सन 1790 तक, याद रहेगा इतना। चलिए इनके टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए जितना भी पॉइंट इसमें जो फैक्ट जितना भी लिखा हुआ है सभी इंपॉर्टेंट है, किसी को भी छोड़ने लायक नहीं है, ठीक है। महिपत राव दिनकर के समय एक विदेशी यात्री आया था 1790 में, ठीक है ना, उनका क्या नाम था, फॉरेस्टर आया था दोस्तों, याद रखिएगा, फॉरेस्टर आया है। और इन्होंने रायपुर बूढ़ा तालाब का निर्माण कराया है।
आप सभी जानते हैं रायपुर में कौन सा तालाब है, बूढ़ा तालाब है। इनका निर्माण किसने कराया है? तो इनका निर्माण जो मेन अगर राजा बोले कौन था? वेंकट जी भोसले था। लेकिन सूबेदार को इन्होंने अपना दे दिया था ठेका एक प्रकार से, ठीक है ना। तो सूबेदार कौन था? महिपात राव दिनकर, तो उन्होंने निर्माण कराया है, ये याद रखेंगे। उसके बाद है विट्ठल राव दिनकर। कौन है? विट्ठल राव दिनकर है दोस्तों। विट्ठल राव दिनकर ने क्या किया है? परगना पद्धति किया है, ठीक है ना। और परगना का प्रमुख कौन होता था? परगना का प्रमुख होता था कमाविसदार, याद रखिएगा। कौन था? कमाविसदार, ठीक है, कमाविसदार याद रखिएगा। इन्होंने 36 जो गढ़ थे उसको कितने परगनों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना, 27 परगनों में डिवाइड कर दिया। और इनके समय कौन आया था? कैप्टन ब्लंट आया था। देखिए, महिपत राव दिनकर के समय कौन विदेशी नागरिक आया था? तो फॉरेस्टर आया था। विट्ठल राव दिनकर के समय कौन आया था? तो कैप्टन ब्लंट आए थे। उसके बाद है भवानी कालू। भवानी कालू सबसे कम अवधि तक रहने वाले सूबेदार हैं, ये याद रखना है, ठीक है। और सर्वाधिक अवधि तक बोले तो केशव गोविंद है दोस्तों, याद रखिएगा, सर्वाधिक अवधि तक। इसके समय कौन आया था विदेशी नागरिक? कोलब्रुक आया था। देखिए, 3 ही विदेशी नागरिक आपको याद रखना है, मैं कलर चेंज करके फिर से बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, एक है फॉरेस्टर, याद रखना है। फॉरेस्टर किसके टाइम आया है? तो महिपत राव दिनकर के टाइम आया है, ठीक है ना। और कैप्टन ब्लंट किसके टाइम आया है? ब्ला बोल रहे हैं, और इसमें भी वह है विट्ठल राव, ये याद रखिएगा। और कोलब्रुक जो है किसका टाइम आया है? तो केशव गोविंद के टाइम आया, इतना याद रहेगा। और सबसे कम अवधि तक कौन रहे हैं, मतलब सबसे कम शासन किनका रहा है? तो भवानी कालू सूबेदार का रहा है, ठीक है। और उसके बाद अंतिम सूबेदार कौन थे? तो यादव राव दिनकर थे, ये याद रखना है, अंतिम सूबेदार, ठीक है ना। तो सूबेदारी व्यवस्था कब से कब तक थी? सन 1788 से 1818 तक। फिर मराठा और अंग्रेज का युद्ध होता है, फिर अंग्रेज लोग हार जाते हैं 1818 में। फिर किनका कब्जा हो जाएगा? अंग्रेज लोग का कब्जा हो जाएगा, ठीक है। फिर अंग्रेज लोग पढ़ेंगे हम लोग, मराठा अधीन ब्रिटिश शासक, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।